प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, एनसीईआरटी की क्लास हम लोग कर रहे थे और एनसीईआरटी की क्लास में आज हम लोग अध्याय नंबर 15 पे चर्चा करेंगे। क्लास 11th का यह आपके सामने है और इसमें जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं शरीर द्रव और परिसंचरण, अर्थात सीधे सीधे कह दें तो रुधिर और परिसंचरण तंत्र के बारे में और लसिका तंत्र के बारे में इस अध्याय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप बता दें, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केबीएड, डीएसएसबी, एनबीएस, बीपीएससी इत्यादि सभी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसी का एक सेगमेंट लेकर के हम आपके बीच में उपलब्ध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या क्या डिस्कस करना, पहले एक नजर इस पे डाल लेते हैं। हमें डिस्कस करना है रुधिर के बारे में, लसिका तंत्र के बारे में यानी ऊतक द्रव्य के बारे में, परिसंचरण पथ पढ़ना है, दो परिसंचरण पथ पढ़ना है, हृदय क्रिया नियंत्रण पढ़ना है, परिसंचरण से रोग संबंधित रोगों के बारे में अध्ययन करना है। ठीक, यहाँ पे आते हैं शरीर द्रव तथा परिसंचरण के बारे में। अब तक आप सीख चुके हैं कि जीवित कोशिकाओं को ऑक्सीजन, कह रहा जो जीवित कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं को ऑक्सीजन, पोषण, अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए। ऊतकों के सुचारू कार्य हेतु अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार निष्कासन आवश्यक है। अतः इन पदार्थों के कोशिकाओं तक के चलन हेतु एक प्रभावी क्रियाविधि का होना आवश्यक है। विभिन्न प्राणियों में इस हेतु अभिगमन के विभिन्न तरीके विकसित हुए हैं। सरल प्राणी जैसे स्पंज व सिलिंड्रेटा बाहर से अपने शरीर में पानी का संचरण शारीरिक गुहाओं में करते हैं। इससे कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से हो सके। जटिल प्राणी इन पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष तरल का उपयोग करते हैं। मनुष्य सहित उच्च प्राणियों में रक्त का उद्देश्य में काम आने वाले सर्वाधिक सामान्य तरल हैं। एक अन्य शरीर द्रव लसिका भी कुछ विशिष्ट तत्वों के परिवहन में सहायता करता है। इस अध्याय से आप रुधिर और लसिका ऊतक के संगठन और गुणों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रुधिर के परिसंचरण को भी समझाया गया है। रुधिर, रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसमें द्रव अधात्री यानी मैट्रिक्स और प्लाज्मा पाए जाते हैं। ठीक, रक्त का कंपोजिशन आप पढ़े हैं कि रक्त जो होता है उसमें जो है क्या पाया जाता है, द्रव भाग पाए जाते हैं जिसे मैट्रिक्स कहते हैं और प्लाज्मा पाए जाते हैं। और भी कई संरचनाएं होती हैं जो संगठित संरचनाएं नीचे दिया गया, जैसे प्लाज्मा फ्लैजिला। ठीक, प्लाज्मा या प्लाज्मा प्रद्रव्य एक हल्के पीले रंग का, या अर्थात जो प्लाज्मा है वह एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल होता है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% भाग होता है। कितना होता है? लगभग 55% भाग होता है। प्रद्रव्य में 90 से 92% जल, प्रद्रव्य में 90 से 92% जल, 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ होते हैं। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन तथा एल्ब्यूमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने या स्कंदन में होती है। ग्लोबुलिन का उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र तथा एल्बुमिन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है। प्लाज्मा में अनेक आयन, एक एक लाइन देखिए, यहां से काम की चीज है। प्लाज्मा में अनेक आयन जैसे कि सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, HCO3 आयन और कौन है, क्लोराइड आयन इत्यादि भी पाए जाते हैं। शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लिपिड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। रुधिर का थक्का बनाने वाला अथवा स्कंदन में अनेक कारक प्रद्रव्य के साथ निष्क्रिय दशा में रहते हैं। बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। संगठित पदार्थ की बात करते हैं तो लाल रुधिर कणिका जिसे एरिथ्रोसाइट कहते हैं, श्वेताणु यानी ल्यूकोसाइट तथा पट्टकाणु यानी प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं। और ये रक्त में लगभग 45% भाग होते हैं। 55% प्लाज्मा है, 45% कौन है, रक्त में। संगठित पदार्थ में कौन कौन से, एरिथ्रोसाइट है यानी
लाल रुधिर कणिकाएं श्वेत अणु यानी ल्यूकोसाइट और पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। एरिथ्रोसाइट रक्ताणु या लाल रुधिर कणिकाएं अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में अधिक होती हैं। यह एक स्वस्थ मनुष्य में एक कणिकाएं लगभग 50 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त 5 से 5.5 मिलीमीटर प्रति घन मिलीमीटर होती हैं। वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं लाल अस्थिमज्जा में बनती हैं। अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता। अधिकतर स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता। मनुष्य में भी केंद्रक नहीं पाया जाता तथा इनकी आकृति अभ्यावतल यानी बाइकानकेव होती है। इनका लाल रंग एक लौह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 100 मिलीलीटर रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन पदार्थ की श्वसन गैसों में परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। तत्पश्चात इसका विनाश प्लीहा यानी जो है जिसे स्प्लीन कहते हैं, लाल रुधिर का कब्रिस्तान कहा जाता है, उसमें जो हो जाती है। ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण तथा रंगहीन होने से श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं तथा इसकी लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा कम औसतन 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। सामान्यतः एक कम समय तक जीवित रहती हैं। इनको दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, कणिका युक्त यानी एग्रेनुलोसाइट तथा अकण एग्रेनुलोसाइट। न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल व बेसोफिल कणिकाओं युक्त के प्रकार की होती हैं। कहां चला गया भाई, एक सेकंड। इसको क्या हो गया तब तक। कह रहा संगठित पदार्थ की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कह रहा था कि लौह युक्त लाल रुधिर, देखिए हर लाइन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बहुत स्थिरता से पढ़ रहा हूं। कह रहा इनका लाल रंग लौह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। यह एक स्वस्थ मनुष्य में 100 मिलीलीटर रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन पदार्थों की श्वसन गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। तत्पश्चात इसका विनाश कब्रिस्तान यानी प्लीहा में, स्प्लीन में कब्रिस्तान जिसे कहा जाता है, लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान कहते हैं, में हो जाती है। ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण तथा रंगहीन होने के कारण श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। इनके केंद्रक पाए जाते हैं तथा इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा कम औसतन 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। सामान्यतः ये कम समय तक जीवित रहती हैं। इनको दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है, कणकाणु यानी ग्रेनुलोसाइट और अकर्ण कोशिका एग्रेनुलोसाइट। न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल तथा बेसोफिल कणिकाओं के प्रकार होते हैं, जबकि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये अकर्ण कोशिका के प्रकार होते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं में न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे अधिक 60 से 65% तथा बेसोफिल संख्या में सबसे कम लगभग 0.5 से 1% होते हैं। न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट 6 से 8% अभक्ष कोशिका होती हैं जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त करती हैं। बेसोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन आदि का स्राव करती हैं तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती हैं। इयोसिनोफिल 2 से 3% संक्रमण से बचाव करती हैं तथा एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित रहती हैं। लिम्फोसाइट 20 से 25% होती हैं, मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट। बी और टी लिम्फोसाइट दोनों प्रकार की लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं। पट्टिकाणु प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये मेगाकैरियोसाइट्स अस्थिमज्जा में विशेष कोशिका के टुकड़ों के विखंडन से बनती हैं। रक्त में इनकी संख्या 1.5 से
3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होते हैं। प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती हैं, जिनमें अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण स्कंदन यानी जमाव से विकृति हो जाती है तथा शरीर में अधिक रक्त स्राव हो जाता है। रक्त समूह, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं ए बी और ओ प्रकार के, लेकिन मुख्य रूप से इन्हें बांटा गया दो मेन समूह में। एक है आरएच रक्त समूह, पॉजिटिव या निगेटिव जो भी होता है, और दूसरा चाहे पॉजिटिव होगा चाहे निगेटिव होगा, और दूसरा होता है एबीओ ब्लड ग्रुप। तो दो मुख्य ग्रुप हैं, उसके बाद उसके घटक होते हैं। ठीक है, तो कह रहा रक्त के तरीके के समूहीकरण किया गया, इनके दो मुख्य ग्रुप होते हैं, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, एबीओ ग्रुप और आरएच ग्रुप विश्व भर में पाए जाते हैं। एबीओ समूह, एबीओ समूह मुख्यतः लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर दो प्रतिजन एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। ये एंटीजन ए और बी जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में दो प्रकार के प्राकृतिक प्रतिरक्षी एंटीबॉडी शरीर प्रतिरोधी मिलते हैं। प्रतिरक्षी वे पदार्थ होते हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं। चार रक्त समूह ए, बी, एबी और ओ में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की स्थिति को देखते हुए इनको तालिकाओं में दिया गया है। रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ। लाल रुधिर कणिकाओं में प्रतिजन रक्त ए बी ए बी और यहाँ पे प्रतिजन क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। रक्त समूह ओ में प्रतिजन नहीं पाया जाता है, एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। प्लाज्मा की प्रतिरक्षी, प्लाज्मा के ऊपर क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं पे क्या पाए जाते हैं, प्रतिजन पाए जाते हैं। कह रहा एंटीबॉडी की बात करिए तो एंटीबॉडी बी, बी का एंटीबॉडी ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता और ओ में एंटीबॉडी ए और बी पाए जाते हैं। रक्तदाता समूह, कौन रक्त देता है, ए को रक्त देता है ए और ओ, बी को रक्त देता है बी और ओ, ए बी को रक्त देता है ए बी और ओ को रक्त देता है सिर्फ और सिर्फ ओ। अगर ध्यान से देखा जाए तो ए बी क्या हो गया, सर्वग्राही है, सबसे खून ले रहा है, सर्वग्राही है, और ओ क्या हो गया, सर्वदाता हो गया, ये सबको खून देता है। ठीक है, आगे मिलेगा। यहां पर देखिए कह रहा था कि दर्शाया गया है, दाता और ग्राही आदाता के रक्त समूहों में रक्त चढ़ाने से पहले सावधानी पूर्वक मिलान कर लेना आवश्यक होता है। इसमें रक्त स्कंदन आरबीसी के नष्ट होने की गंभीर परेशानियां ना हो, दाता संयोग डोनर की ये तालिका दी गई है। ठीक है, कह रहा उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि रक्त समूह ओ एक सर्वदाता है, ये सबको खून देता है, और जो रक्त समूह ए बी है वो सर्वग्राही, ये सबसे खून लेता है। इस प्रकार से चलता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा समूह है वो और अच्छा है, मतलब और इंपॉर्टेंट है, जिसका अच्छा क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट है, आरएच समूह कहते हैं। कह रहा एक अन्य प्रतिजन जो आरएच होता है यह लगभग 80% मनुष्य में पाया जाता है तथा यह आरएच एंटीजन रेसस मंकी से यानी रेसस बंदर से पाए जाने वाले एंटीजन के समान होता है। ऐसे व्यक्तियों को जिनमें आरएच एंटीजन होता है उसे आरएच सहित यानी आरएच पॉजिटिव, और जिसमें नहीं होता उसे आरएच हीन आरएच निगेटिव कहते हैं। यदि आरएच रहित आरएच निगेटिव में व्यक्ति के रक्त को आरएच सहित आरएच पॉजिटिव के साथ मिलाया जाता है तो व्यक्ति में आरएच निगेटिव विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाते हैं। अतः रक्त आदान प्रदान के पहले आरएच समूह को मिलाना भी आवश्यक है। एक विशेष प्रकार की आरएच अयोग्यता को भी एक गर्भवती माता और उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण के बीच पाई जाती है। अपरा द्वारा पृथक रहने के कारण भ्रूण का आरएच एंटीजन सगर्भता में माता के आरएच निगेटिव को प्रभावित नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी इससे प्रसव के समय माता और जब प्रसव होता बच्चा पैदा होता समय आरएच निगेटिव रक्त के से शिशु में आरएच पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आने की संभावना रहती है। ऐसी दशा में माता के रक्त से आरएच प्रतिरक्षी बनना प्रारंभ हो जाता है। ये प्रतिरोध के में एंटीबॉडीज बनना शुरू कर देते हैं। यदि प्रतिवर्ती गर्भावस्था होती है
तो परवर्ती गर्भावस्था मतलब दूसरी गर्भावस्था होती तो आरएच निगेटिव भ्रूण में आरएच पॉजिटिव भ्रूण के आरएच पॉजिटिव प्रतिरक्षी की रिसाव हो सकता है जिससे लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं या भ्रूण के लिए जानलेवा होता है या इसे रक्त अल्पायु यानी खून की कमी या पीलिया की दशा हो जाती है। ऐसी स्थिति को रेस्टोब्लास्टोफिटेलिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए माता को प्रसव से तुरंत बाद आरएच प्रतिरक्षी का उपयोग करना चाहिए। रक्त स्कंदन रक्त का जमाव किसी चोट या घात के यानी घाव लगने के प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त स्कंदन होता है। यह क्रिया शरीर के बाहर अत्यधिक रक्त के बहने से रोकती है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? आपने किसी चोट घाव या कुछ समय बाद गहरे लाल या भूरे रंग के झाग सा अवश्य देखा होगा। यह रक्त का स्कंदन या थक्का है जो मुख्यतः फाइब्रिन धागे के जाल से बनता है। यह जाल में मरे तथा क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थों को उलझे हुए रहते हैं। फाइब्रिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन से बनती है। थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से होती है। इसके साथ प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम समूह की सहायता आवश्यकता होती। इस एंजाइम समूह रक्त प्लाज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से एक के बाद एक अनेक एंजाइम प्रतिक्रिया की श्रृंखला से बनता है। एक चोट या घात रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स को विशेष कारकों को मुक्त कराने के लिए प्रेरित करती है। इससे स्कंदन की प्रक्रिया शुरू होती है। क्षतिग्रस्त ऊतकों द्वारा भी चोट की जगह पर कुछ कारक मुक्त होते हैं जो स्कंदन को प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में कैल्शियम आयन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगला टॉपिक है आपका सेकंड टॉपिक। ये तो फर्स्ट टॉपिक आपकी खत्म हो गई। सेकंड टॉपिक है लसिका ऊतक तंत्र। तो उसके बाद परिसंचरण तंत्र हमें पढ़ना है तो वो अलग कर देंगे। यहां से परिसंचरण तंत्र से अलग कर देंगे, एक हिस्सा खत्म कर लेते हैं। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे कह रहा रक्त जब ऊतक की कोशिकाओं से होकर गुजरता है तब बड़े प्रोटीन अणु एवं संगठित पदार्थों को छोड़कर रक्त से जल तथा जल में घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं। इस तरल को अंतराली ऊतक द्रव या द्रव ऊतक कहते हैं। इसमें प्लाज्मा में समान ही खनिज लवण पाए जाते हैं। रक्त और कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थों एवं गैसों के आदान प्रदान इससे द्रव में होता है। वाहिकाओं का विस्तृत जाल भी लसिका तंत्र लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है और इस द्रव को एकत्र कर बड़ी सिराओं में वापस छोड़ता है। लसिका तंत्र में उपस्थित यह द्रव तरल को लसिका कहते हैं। लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसका विशिष्ट लिम्फोसाइट कहते हैं। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। लसिका पोषक पदार्थ हार्मोन आदि के संवहन के लिए महत्वपूर्ण होता है। आंत्र अंकुर में उपस्थित लैक्टियल वसा को लसिका द्वारा अवशोषित करते हैं। अगला टॉपिक है जो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, यह भी आपका परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण पथ। ठीक, कह रहा परिसंचरण पथ दो प्रकार का होता है जो खुला तथा बंद होता है। खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में पाया जाता है जिसके हृदय द्वारा रक्त को रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है जो कि रक्त स्थान कोटरों में खुलता है। एक कोटर वस्तुतः देह गुहा होती है। एनिलिडा तथा कशेरुकियों में बंद प्रकार का, एनिलिडा में केचुआ पाया जाता है तो उसमें जो है एनिलिडा तथा कशेरुकियों यानी वर्टिब्रेट में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जिसमें हृदय में रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़ी रक्त वाहिनियों के जाल में होता है। इस तरह का रक्त परिसंचरण पथ ज्यादा लाभदायक होता है क्योंकि इसमें रक्त प्रवाह आसानी से नियमित किया जाता है। सभी कशेरुकियों में कक्षों में बना हुआ पेशी हृदय होता है। मछलियों में दो कक्षीय हृदय होते हैं। अब देखिए एक एक प्रश्न यहाँ पे है। मछलियों में दो कक्षीय यानी दो कक्षक हृदय पाए जाते हैं। इसमें एक अलिंद होता है और एक निलय होता है। उभयचरों तथा सरीसृपों में तीन कक्षक का हृदय पाया जाता है लेकिन क्रोकोडाइल में नहीं, मगरमच्छ को छोड़कर। मगरमच्छ में चार पाए जाते हैं जबकि मगरमच्छ पक्षियों और स्तनधारियों में चार कक्षों का हृदय पाया जाता है जिसमें दो अलिंद दो निलय होते हैं। मछलियों में हृदय वी ऑक्सीजनित रुधिर पंप करता है यानी यहाँ पे जो है
डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन को पंप किया जाता है जो क्लोम द्वारा ऑक्सीजनित होकर के शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है तथा वहां से डीऑक्सीजनित रक्त हृदय में वापस आता है। इस क्रिया में एकल प्रसंस्करण कहते हैं। उभयचरों, क्या हो गया है इसको, कह रहा है उभयचरों, यहां देखिए, हाँ एक सेकंड, उभयचरों में कह रहा है उभयचरों तथा सरीसृप में बायां अलिंद क्लोम फेफड़े त्वचा और ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है तथा दाहिना अलिंद शरीर के दूसरे भागों को बी ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, लेकिन वे रक्त की नीले में मिश्रित कर बाहर की ओर पंप करते हैं। इस क्रिया को अपूर्ण दोहरा प्रसंस्करण कहते हैं। पक्षियों तथा स्तनधारियों में ऑक्सीजनित बी ऑक्सीजनित रक्त क्रमशः बाएं और दाएं अलिंदों में जाता है, जहां पर वह उसी क्रम में बाएं एवं दाएं निलय में जाता है। निलय बिना रक्त को मिलाए उसमें पंप करता है, अर्थात दो तरह के प्रसंस्करण पथ इन प्राणियों में मिलते हैं। इन प्राणियों में दोहरा प्रसंस्करण पथ पाया जाता है। इसका अध्ययन हम लोग आगे करेंगे और हम लोग सेकंड वीडियो में करने वाले हैं मानव प्रसंस्करण तंत्र से सेकंड टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, जो बड़ी टॉपिक है और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अगले वीडियो में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।